हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज़ के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी सेंट्रल एजेंसी ईडी के सामने पेश होंगे। वो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। पंडित जी ने शुरू किया एक अखबार, गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े नजर आ रही है। और यही आज का हमारा चर्चा का विषय है, वो है नेशनल हेराल्ड। कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड जो मुद्दा है वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं सिर का दर्द बनते जा रहा है, क्योंकि पूरी कांग्रेस यही रोड पे है। अशोक गहलोत जी, सभी सीनियर जिनके जो लीडर्स हैं वो पूरी जोर शोर से इस पे लगे हुए हैं। और इसी विषय में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जाने माने शिक्षाविद, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित। सर, पूरा मुद्दा क्या है? क्योंकि कहीं भी आज भी लोगों को कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि नेशनल हेराल्ड मुद्दा है तो आखिर क्या है। नहीं, देखिए अंकित, आपको नेशनल हेराल्ड को समझने के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल था। 1938 सितंबर में आपको ले जाना चाहूँगा मैं कि सितंबर 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई, एसोसिएट एजीएल के नाम से। और वो 3 अखबार उन्होंने चलाना चालू किए। उसमें अंग्रेजी का नेशनल हेराल्ड था और दूसरा जो है नवजीवनता हिंदी के अंदर, और कौमी आवाज उर्दू का अखबार था। ये जो अखबार था, क्योंकि उस जमाने के अंदर आज़ादी की लड़ाई के अंदर एक बिल्कुल अलग ढंग की दरकार थी, और दरकार ये थी कि लोगों तक अवेयरनेस लाई जाए, स्वतंत्रता आंदोलन की अवेयरनेस लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर इंक्लूड करवाया जाए। तो और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस जमाने के जितने भी नेता थे, आपको और भी पीछे ले जाना चाहूँगा, मैं बाल गंगाधर तिलक की तरफ ले जाना चाहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मराठा और केसरी 2 अखबार वो लेके आए। और उसके बाद गांधी जी की भी बात करें, महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी हरिजन के नाम से, महात्मा गांधी यंग इंडिया के नाम से वो भी अखबार चला रहे थे। तो बहरहाल बात इसमें ये थी, क्योंकि इन सब जो चीज़ों को चलाने का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर लेके आया जाए, क्योंकि वो अलग जगह नहीं थी, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसमें इंक्लूड करना था। और जवाहरलाल नेहरू का तो एक दूसरा लक्ष्य भी था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जमाने के हिसाब से बहुत एक प्रोग्रेसिव इंसान थे, और वो चाहते थे कि भारत के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, एक प्रोग्रेसिव एक गवर्नमेंट पे अगर फ्यूचर में बने, तो वो जैसे लेफ्ट लीनिंग, थोड़ा उन्होंने सोशलिस्टिक उनका जो पैटर्न था उसके आधार के ऊपर चीज़ें बने। तो उसका वो एक जनमत बनाने का एक लक्ष्य था। और दिलचस्प बात है कि अपने शुरुआती दौर के अंदर ही 1938 में चालू हुआ, और 1942 के अंदर ही, केवल अपने प्रारंभ होने के 4 साल के अंदर ही नेशनल हेराल्ड के ऊपर गाज गिर गई। क्योंकि जब से ही क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ, नेहरू जो है उनकी तो गिरफ्तारी कर ली गई, और जो नेशनल हेराल्ड है इसके ऑफिसों के अंदर ताले लगा दिए गए, बंद हो गया। और वो लगातार 3 साल, क्योंकि आंदोलन लगभग 3 साल रहा, नेहरू जेल में रहे और हेराल्ड के अखबारों के अंदर ताले लगे। अब यहाँ एक बात ये भी है कि नेहरू का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, खुद उसके मुख्य संपादक भी रहे। और 1947 के बाद चीज़ें बदल गई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। तो ये बात तो ठीक है कि वो नेशनल हेराल्ड को बहुत प्रेम करते थे, वो इस बारे में चाहते थे कि चले, मगर दूसरी बात ये थी कि कुछ अपने सिद्धांत, कुछ अपनी नीतियाँ, उसके चलते नेशनल हेराल्ड को उन्होंने कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है कि वो जमाना था जब जितने भी अखबार थे, उन सब अखबारों की जो टोटल जो इनकम थी, वो इनकम के एक ही चीज़ से हो सकती थी, और वो थी सरकारी विज्ञापन। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार को कभी भी कोई विज्ञापन नहीं दिया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े स्टेट्समैन हो सकते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, मगर अखबार चलाने के लिए, आप तो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हो, आप खुद जाने माने पत्रकार हो, कि अखबार चलाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल चाहिए होती है इंसान के अंदर। जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, तो आप बहुत अच्छे अखबार चलाने वाले भी हों। तो जाहिर सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यापारी तो नहीं थे, वो हो सकता है कलम के धनी हो, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी महान पुस्तकें लिखी हों, जो आज भी मास्टरपीस हैं। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट एंटरप्रेन्योर, वो एक व्यापारी नहीं थे। तो अखबार लगातार घाटे में जाता रहा। दूसरा, उनकी खुद के अपने नियम सिद्धांत के भी, सरकारी ऐड इसमें नहीं लगाने दूंगा मैं, तो अब सरकारी ऐड नहीं है, और दूसरा है कि व्यापारियों को भी किसी को कहेंगे नहीं कि इसमें आप ऐड दीजिएगा, तो वो लगातार साल दर साल घाटे में चला गया।
अच्छा, अब यहाँ यह है कि इसके बाद इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी के लिए भी एक इमोशनल इशू था, भावनात्मक इशू था नेशनल हेराल्ड। नेशनल, हाँ, पिता का चलाया हुआ अखबार चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, मगर इंदिरा गांधी भी उसको चलाना भी चाहती थी और दूसरी ओर उसको ऐड भी नहीं देना चाहती थी प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी। अदरवाइज तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अखबार चलाना एक बहुत ही एक इजी टास्क हो सकता है, मगर वहाँ भी उन्होंने विज्ञापन वगैरह के ऊपर बिल्कुल एक कर्टेलमेंट रखा कि भाई नो एडवर्टाइजमेंट, और नतीजा निकला कि वो साल दर साल घाटे में चला गया। और राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बने इस बीच, मगर वही बात कि अखबार चलना भी चाहिए मगर ऐड भी नहीं है। तो जब अखबार चलना भी चाहिए, ऐड भी नहीं चाहिए, तो नतीजा निकला कि वो साल दर साल इतने घाटे में चला गया और ओवर स्टाफिंग हो गई। वहाँ पे सब्जेक्टिव अटेंशन भी न तो नेहरू दे पा रहे थे, न उसमें सब्जेक्टिव अटेंशन जो है इंदिरा गांधी भी नहीं दे पाई, राजीव गांधी भी नहीं दे पाए। और साल 2008 तक आते आते वो एक क्लोजर की तरफ चले गया कि ये बंद हो जाए, क्योंकि इस बीच 90 करोड़ रुपए का घाटा अखबार को हो गया था। अब ऐसे में क्योंकि कांग्रेस के लिए भी एक भावनात्मक इशू था, मैंने बताया कि जैसे इंदिरा गांधी के लिए भावनात्मक इशू था, ये राजीव गांधी के लिए भावनात्मक इशू था, ऐसे ही ये कांग्रेस के लिए एक भावनात्मक इशू था कि भाई एक राष्ट्रीय आंदोलन की एक विरासत, एक ऐसी विरासत जो एक कंटिन्यूअस चल रही थी 2008 तक, तो इसको कैसे भी चलाया जाए, समहाउ इसको चलाया जाए। तो कांग्रेस ने इसको कर्जे दिए, बहुत बड़ी मात्रा में कर्जे दिए, पर कांग्रेस के 90 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो भी अखबार को चला नहीं पाया। तो नतीजा निकला कि अखबार जब नहीं चल रहा था और घाटे भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसको वापस से रिवैम्प करने की प्लान किया इन लोगों ने 2008 के बाद में, इसको कैसे वापस डिजिटल फॉर्म में लेके आया जाए, क्योंकि वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहा। हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू रहा, और वो कंटिन्यू लगातार वो 2016-17 में भी बेंगलुरु से इन्होंने चालू करने की चेष्टा की, मगर इस बीच घाटा इतना ज़्यादा हो गया कि वो अखबार जो पुरानी जो कंपनी थी उसके थ्रू चलाना उनको लगा कि अभी मुनासिब नहीं है। उसके ऊपर 90 करोड़ का घाटा था, कांग्रेस का बहुत बड़ा कर्ज था, और दूसरी बात है कि जो पहले वाले जो उसके जो शेयर होल्डर्स थे, उन शेयर होल्डर्स में से भी, क्योंकि वो सारा उसकी जो पेड अप कैपिटल थी वो तो डेफिसिट में चली गई थी, वो तो माइनस में उसकी वैल्यू थी उन शेयर्स की। तो ऐसे में उन्हें लगा कि शायद इस कंपनी की जगह एक नई एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाए। और ये नई होल्डिंग जो कंपनी बनाई गई, मैं यहाँ भी एक बात आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 25 एक प्रोविजन है, और जो सेक्शन 25 है इसके अंदर वो कंपनियां बनाई जाती हैं जो नो प्रॉफिट, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट जो एंटिटीज होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी का मतलब है कि आप एक कंपनी तो बना रहे हैं मगर इस कंपनी के थ्रू आप कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इसका जो भी प्रॉफिट अगर अर्न होगा भी, अगर कोई सरप्लसेज है भी, तो वो उसी कंपनी के अंदर फ्लो बैक होंगे, इसको कोई विड्रॉ नहीं कर सकता, कोई ड्रॉ नहीं कर सकता। तो दिलचस्प बात है कि जो दूसरी जो कंपनी बनी, जो अब होल्डिंग कंपनी है, वो भी जो है जिसके अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स हैं, जिसके अंदर मोतीलाल बोहरा भी थे, सुमन दुबे भी थे, इसके अंदर सैम पेट्रोडा भी इसके अंदर है। तो ये कंपनी सेक्शन 25 के अंदर है, और सेक्शन 25 की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि नॉट फॉर प्रॉफिट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये, फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। तो उसके बाद क्योंकि उसके दूसरी कंपनी के अंदर इसका टेकिंग ओवर हुआ, तो उस टेकिंग ओवर को लेके जो आपके स्वामी जी हैं, जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेंट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंदर, और उस कंप्लेंट के ऊपर चीज़ें आगे चली और इनको बेल के लिए भी इनको जाना पड़ गया। बट इस बीच ईडी ने मामला खोल दिया था, बट खोलने के बाद 2015 के अंदर ये एक बार इस 15-16 के अंदर इस पे एफआर भी लग गई, वापस मर केसरी ओपन। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी का आपने जिक्र करा, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि 50 लाख के अंदर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र किया गया। 90 करोड़ का इसमें कर्ज था, लेकिन 50 लाख के अंदर और कहीं ना कहीं 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी उसके अंदर है। तो ये बड़ा ही कन्फ्यूजन बनते जा रहा है इस चीज़ के अंदर कि 50 लाख के अंदर आप 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि स्वामी जी की इसमें कुछ तो घपला है। नहीं, बात एक है कि सुब्रमण्यम स्वामी की जो शक शुबा है वो कॉमन एक कॉमर्शियल कंपनीज के व्यू पॉइंट से उन्होंने किया। उन्होंने कहीं भी किसी लोगों को ये नहीं बताया कि जो
न्यू जो कंपनीज बनी है वो सेक्शन 25 में बनी हुई कंपनी है, क्योंकि सेक्शन 25 का मतलब है कि वो चैरिटेबल पर्पस के लिए रहेगी और उसकी संपत्तियों को बेचने का हक किसी को भी नहीं होगा। देखिए आपको अंकित इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सेक्शन 25 और एक नॉर्मल कंपनी देयर आर बिल्कुल टू डिफरेंट थिंग। जैसे नॉर्मल कोर्स में सोसाइटीज रहती हैं, एजुकेशन सोसाइटीज रहती हैं, तो उसके अंदर उसका कोई मालिक नहीं होता इन अ वे। आप ये मान सकते हो वो एक तरीके की ट्रस्टीशिप को एक दूसरे ढंग का एक कंपनी का एक जामा पहनाया गया है। तो बात एक है कि दूसरा ये कि अपराध को अगर हम बात करें, अगर जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात, तो किसी भी अपराध के लिए दो में से एक चीज होना मस्ट है। दो चीजों में से एक चीज अनलॉफुल गेन और दूसरी होती है लॉफुल लॉस। तो यहाँ यह है कि क्योंकि अनलॉफुल गेन तो तब होता है इन प्रॉपर्टीज, जिन सो कॉल्ड प्रॉपर्टीज की बात की जा रही है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज थी, जब तक कि वो कोई सेल नहीं हुई है तो अनलॉफुल किसी को अनलॉफुल गेन नहीं हुआ है। तो अगर गांधी परिवार का फ्यूचर में अगर मुकदमा चलता भी है, क्योंकि जैसा कि लग रहा है शायद सरकार की मंशा इसमें मुकदमा चलाने की हो सकता हो, तो उसके अंदर केवल एक बात है कि अनलॉफुल, क्योंकि गेन नहीं इसमें कहीं भी दिख रहा है कि जब तक प्रॉपर्टी सेल होके किसी के पर्सनल खातों में उसका पैसा नहीं जाता तब तक अनलॉफुल गेन नहीं है। दूसरा बात है कि अब आप लॉफुल लॉस की बात कर सकते हैं कि जो पिछले वाले शेयर होल्डर्स थे उनको एक लॉफुल लॉस हुआ है, क्योंकि दो मैंने आपको बताया कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की दो शर्तें हैं, लॉफुल लॉस है, अनलॉफुल गेन। तो आप ये कह सकते हैं जो पुराने जो इसके जो शेयर होल्डर्स थे, जिसमें शांति भूषण के पिताजी थे, उनका भी इनमें शेयर्स थे, आपके जस्टिस काटजू के पिताजी, उनके भी इसमें शेयर्स थे। तो आप ये कह सकते हैं उनके अनलॉफुल लॉस का क्या होगा, क्योंकि वो तो पहले वाली कंपनी के मालिक थे। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि वो जो कंपनी थी वो इतनी ज़्यादा घाटे में थी कि उनकी जो शेयर की जो वैल्यूज थी, अगर उस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो उनके शेयर होल्डर्स को माइनस में उसकी वैल्यूएशन हो गई थी। तो जिस कंपनी का शेयर माइनस में वैल्यूएशन हो जाए, सपोज आपके पास किसी कंपनी का शेयर हो, आज उस कंपनी का शेयर है 1,000 रुपए का, कालांतर में उसमें घाटा होते होते -1,000 हो जाए, तो यानी है कि अगर आपको अपनी उसमें मालिकाना हक बचाना भी है तो आपको अपनी तरफ से 1,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मानता हूं कि अनलॉफुल गेन तो हुआ ही नहीं और लॉफुल लॉस भी जिन लोगों के लिए की जा रही है बात, वो भी नहीं हुआ। और इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि ईडी के अंदर एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, ईडी के जो लॉज हैं, जो आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, उसके अंदर ये 2005 में ये एग्जीक्यूट हुआ है, पी चिदम्बरम के जमाने में एग्जीक्यूट हुआ, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसका एक प्रोविजन है कि इसमें बेल नॉर्मल कोर्स में नहीं मिलती है। बेल अगर कोर्ट अगर दे रहा है तो बेल दो ही शर्तों पे बेल दे सकता है। पहली शर्त यह है कि जो जज है, जो भी सिटिंग जो जज है, वो इस चीज को लेके और कन्विंस हो गया हो, इस बात को समझ गया हो कि जिस इंसान को बेल देने जा रहा वो प्राइमा फेसिली दोषी नहीं है। नॉर्मल कोर्स में क्योंकि एक जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक बात कहते हैं कि बेल इज योर राइट, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बट यहाँ एक उल्टी बात है, आप इसमें अनलॉफुल जो आपका जो है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, आपराधिक जो आपके आर्थिक अपराध हैं, इसको रोक थाम करने की बहुत ज़्यादा सरकार की इच्छा थी। और ये मैंने आपको बताया कि पी चिदम्बरम के ज़माने में ही ये लॉ आया है। तो इसके अंदर ये था कि अगर बेल अगर किसी को भी मिली है तो प्राइमा फेसिली कोर्ट ने ये मान लिया है कि इस इंसान को ये प्राइमा फेसिली दोषी नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक एलिमेंट्री कंडीशन और है इसकी बेल के अंदर, कि जो अपोनेंट जो एडवोकेट है, प्रोसिक्यूशन का जो एडवोकेट है, उसकी प्रेजेंस और उसके आर्गुमेंट्स के बिना बेल किसी को भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो यानी इसमें एक्स पार्टी बेल किसी को भी नहीं मिल सकती इस पूरे मामले के अंदर। तो इन दोनों शर्तों के बाद इनको दोनों को बेल मिली है। तो यानी एक बार के लिए मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट हैं या जो भी इसके जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स थे लीगल, उन्होंने जमानत देते वक्त इन दोनों चीज़ों को देखा होगा। सर्टेनली प्रोसिक्यूशन ने इसके अंदर अपनी आर्गुमेंट्स रखे होंगे। और दूसरी बात है कि जो है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा हुआ कोर्ट कि ये प्राइमा फेसिली दोषी नहीं है। और नहीं होने के पीछे मैंने आपको तीनों रीजन बता दिए। एक, यंग इंडिया एक सेक्शन 25 की कंपनी है। दूसरी बात ये कि अनलॉफुल किसी को लॉस नहीं हुआ है। और तीसरी बात है कि कंपनी की संपत्तियां बिकी नहीं है, तो लॉफुल किसी को गेन भी नहीं हुआ है। तो जब तीनों चीजें ही नहीं है तो फिर ये एक चीजों को फिर आप ही कहेंगे कि जो एफआर लग गया था वो मुकदमा दोबारा से क्यों चल रहा है। तो वो यहाँ ही एक क्वेश्चन वाचक जो चिन्ह आता है वो सामने आता है। लेकिन एक सवाल और उठता है सुनील जी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसको प्रेस के यूज के लिए नहीं किया,
उसको कॉमर्शियल यूज़ लिया जा रहा है। एक सवाल, बड़ा सवाल ये भी बहुत उठ रहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रेस का कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, अब आप नेशनल हेराल्ड को आप प्योरली तो आप ये नहीं कह सकते, और अगर आप इसी पैरामीटर में अगर आप जाएंगे तो मेरे राय में इस देश का कोई भी जो अखबार के, क्योंकि आप भी जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अखबार की जो बड़ी मात्रा में जो संपत्तियां हैं उनमें दिल्ली के अंदर आप जाइए तो जो बहादुर शाह जफर रोड पे जहाँ पे नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, उसके बगल में लिंक हाउस है, उसके बगल में एक्सप्रेस बिल्डिंग है, या आप बाकी भी अगर आप कहीं भी आप जाके देखिएगा अखबारों के ऑफिस है इसके अंदर, तो उसके अंदर ऐसा होता है। और इवन कुछ सरकारों ने तो इसको परमिट भी कर दिया, कुछ सरकारों ने तो शुरू में 40% तक बिल्डिंग्स को कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दी, और कहीं कहीं 60% परमिशन दिए, क्योंकि कारण एक है कि अखबार को इनडायरेक्टली अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं चलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मदद कर रहे हैं। तो अखबारों को सब्सिडाइज करना, अखबारों को फाइनेंशियल हेल्प करना, ये इन अ वे डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जहां आप फ्री प्रेस चाहते हैं, तो फ्री प्रेस का मतलब ये है कि उनकी कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट इनकम हो। अब यहाँ कल एक बात है कि वो अगर इनकम उस अखबार के बजाय किसी की जेब में जा रही है तो 100% गलत है। मगर अगर वो अखबार को अगर एक्स्ट्रा इनकम अगर जनरेट करने दी जा रही है, बट उसके बाद अगर वो अखबार के अंदर ही अगर इस्तेमाल की जा रही है वो चीज़, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई एक सपोर्ट है। मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आपको लॉज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक्सप्रेस वर्सेस भारत सरकार के केस के अंदर ये डिसाइड भी हुआ था, क्योंकि जब प्रिंट रील और जो सब चीजें सब्सिडाइज हो रही थी तो कंटेंशन ये था कि आप ये क्या क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग। इवन गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि हम चाहेंगे जिसको देंगे, चाहेंगे तो उसको नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें बिल्कुल डायरेक्शन था कि नो, ये ऐसा नहीं है। अगर सरकार कोई भी चीज़ कर रही है अखबारों की मदद के लिए, तो वो कोई कृपा नहीं कर रही है अखबार को, अगर क्योंकि फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक बर्डन वाली प्रेस, ये किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करती है एट द एंड ऑफ द डे। और अगर अखबारों को अगर एड के ऊपर डिपेंडेंस कम हो और उनके पास एक्स्ट्रा रेवेन्यूज में हो, तो वो कहीं ना कहीं अखबार की आज़ादी को इंश्योर करती है, और इसी के चलते ये सब चीज़ हुई। बिल्कुल। सुनील जी, आपने ईडी का भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं ईडी भी इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि ईडी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी आ जाता है तो बहुत सारी चीजें साथ में आती है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आता है उसके अंदर। और ईडी ने अपना नाम, आपको पता है कितना अच्छा कर रखा है आजकल जब से सरकारें बदली है, तो आपको क्या लगता है ईडी का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, वैसे तो मैं आपको इस बारे में कहना चाहूंगा कि सरकारें कोई सी भी हो, सीबीआई, ईडी, इनका दुरुपयोग एक कॉमन चीज है। अगर आपको पुराने भी जमाने की बात याद हो, अगर 12-13 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 या 3 बार ये बोला है कि भाई सीबीआई एंड ईडी सरकार के तोते हैं, दे आर पैरट ऑफ, ये पैरटिंग करते हैं, जो सरकार बोलती है वो बोलने लगता है, सरकार जिसको इम्प्लीकेट करना चाहती है, सरकार जिसको बंद करवाना चाहती है, ये उस सरकार के इंटरेस्ट में काम करने लग जाते हैं। और जाहिर सी बात है पिछले सालों तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि इफ़ यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट डस्टबिन, ईडी आपके पास आ जाएगी, सीबीआई आपके पास आ जाएगी। हालांकि ये कोई नई प्रवृत्ति नहीं, मैं इस बारे में बात कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी ओल्ड फेनोमेनन। ये इस देश के अंदर दुर्भाग्य है डेमोक्रेसी का कि हम अपने अपोनेंट्स के लिए खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने अपोनेंट्स के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करना है, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो अपने अपोनेंट्स को कर्ब करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक रेगुलेशंस बनने चाहिए। मतलब अगर आप चाहें, अगर वास्तव में इफ़ यू रियली वांट कि इंडिया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इवॉल्व हो, तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को देखना होगा कि आपके ईडी हैं, सीबीआई हैं, इनको आपको इन पे अंकुश लगाना होगा, और स्टेट को भी कम से कम इस बात से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक शक शुबा बहुत ज़्यादा उभर रहा है। और वो शक शुबा इसलिए उभर रहा है कि एक बार जब एफआईआर लग गई, वापस केस रीओपन हो रहे हैं, सेक्शन 25 की कंपनी है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, और ईडी जिस ढंग से। और फिर देखिए, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको मैं कि आज के दौर के अंदर डिजिटलाइजेशन के ज़माने के अंदर जहाँ हर ट्रांजैक्शन डिजिटल ढंग से के फॉर्म में होता है। आपने अगर मुझे 5 रुपये भी अगर भेजे हैं तो वो बैंक के थ्रू हो रहे हैं और डिजिटल के थ्रू हो रहे हैं। और दूसरी बात है, बैंक की एक भी एंट्री ऐसी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल एंट्री जिसको मैं कंसील कर सकता हूँ, आप कंसील कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एजेंसीज हैं उनके पास ऑब्लिगेटरी उसकी एक्सेस रहती है। ऑब्लिगेटरी एक्सेस है, जैसे
अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अब उसके हालांकि इसकी सीमाएं बदलती रहती हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कभी 5 लाख होती है, कभी 10 लाख होती है, बट एवरी मतलब जो भी हाई वैल्यू जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एजेंसीज की निगाह नहीं हो या जो एजेंसीज के अप्रोच में नहीं हो। इवन अगर आपने देखा हो तो पहले 50,000 की लिमिट थी, फिर 2 लाख की हो गई कि आप इससे बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन लगाना होगा। तो डिजिटलाइजेशन के इस जमाने के अंदर आप लगातार जब 3-3, 4-4 दिन पूछताछ कर रहे होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो यहाँ भी सरकार की मंशा थोड़ी सी टिपिकल ढंग से दिखती है। रीजन इज बीइंग जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में है, डिजिटलाइजेशन में, एजेंसीज के अप्रोच में है, तो फिर आप किसी भी इंसान को उसको आप रोज बुला के आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों अब वाई यू वांट टू ह्यूमिलिएट। और स्पेशली जब आप ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं और स्पेशली इस देश का जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर को आप डेली आप बुला रहे होते हैं और उन चीज़ों के लिए आप बुला रहे हैं। आपने एक दिन चलिए पूछताछ कर लिया, आपने 2 दिन पूछताछ कर लिया, आपने चलिए 3 दिन पूछताछ कर ली। अगर एवरी डे यू आर इन्वाइटिंग, आप डेली आप बुला रहे हैं ईडी के ऑफिस के अंदर, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप किसी न किसी ढंग से आप डेमोक्रेसी को आप सबवर्ट कर रहे हैं। और मैं एक बात आपको दिलचस्प बात कहना चाहूँगा, बहुत दिलचस्प बात, कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेशनल हेराल्ड चालू करना था तो ही वाज लुकिंग कि भाई इसका मास्क लाइन क्या होनी चाहिए, इसकी पंच लाइन क्या होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी ने एक बात बोली थी, वो शायद आज ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है, कि जब आपकी आज़ादी के ऊपर चोट पहुँचे, ये इंग्लिश में था, मैं उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए, कि जब आपकी आज़ादी के ऊपर चोट पहुँचे तो पूरी ताकत लगा दीजिए उस आज़ादी को हासिल करने के लिए। शायद मेरे ख्याल से जो इंदिरा गांधी ने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक पंच लाइन भेजी थी हेराल्ड के मामले में, आज वो शायद ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। सुनील जी, आप एक्सपर्ट हैं, आपने सरकारें बनते देखी, बिगड़ते देखी है। स्मृति ईरानी जी भी फुल फ्लैश आ गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। आने वाले दिनों में ये राजनीति की सौर जाती दिख रही है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड जो मुद्दा है कांग्रेस का सर का दर्द बनती जा रही है। आने वाले दिनों में राजनीति कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? नहीं देखिए, यहाँ तो आप स्पष्ट दिख रहा है ना कि अगर केंद्र सरकार की अगर एक इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो डेली इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है, तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट बात है कि सरकार का जो रुख है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट है। मैं सरकार स्पष्ट जो सरकार क्या चाहती है या सरकार की जो मंशा है वो स्मृति ईरानी के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत अच्छे ढंग से कॉन्स्पिक्यूअसली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसमें दुराव छुपाव की बात ही नहीं है, केवल किसी न किसी ढंग से जो नरेंद्र मोदी ने आज से कुछ सालों पहले कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, शायद वो इस मुकदमे के थ्रू इसको अचीव करना चाहते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इन चीज़ों का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिएक्शन भी होता है। मुरारजी जी के ज़माने के अंदर यही गलती इंदिरा गांधी के मामले में भी ये कर चुके हैं कि जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके चरण सिंह भेजना चाहते थे, मगर उल्टा नतीजा निकला कि जनता का जो वो है सिंपैथी है वो इंदिरा गांधी की तरफ हो गई। तो मेरा में सरकार अगर जिस ढंग से अगर जो कर रही है उसके सरकार को उसके एक साइड इफेक्ट्स के ऊपर भी जरूर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि मोदी 24 तक निरापद है, 24 में भी आ रहे हैं, आज ऐसा लगता है। मगर जो चल रहा है उसके चलते अगर टेबल कब टर्न हो जाए इसको भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि इस देश के अंदर एक बात है, हमारे राजस्थान के अंदर तो एक श्याम बाबा है और उनका तो पंच लाइन ये है कि हारेगा शाम सहारा। देश की जनता भी ऐसी है कि जिसको आप बेचारा बना देते हैं तो वो बेचारे के साथ लोगों की सिंपैथी हो जाती है। और अगर सरकार अगर लगातार ये करेगी तो मैं आपको बताता हूँ टेबल टर्न होने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात बताई और बहुत स्पेसिफिकली आज आपने बताया। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए। आपने बुलाया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी सफ़र में। देखते रहिए वर्ल्ड नाउ न्यूज़।